हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अलका क्लास, जिसमें आप अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अकाउंट्स के। 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस डाल रही हूँ मैं, जिससे आपके सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है अकाउंट्स के वो सारे कवर हो जाए ईयर वाइज। ठीक है, तो आप मुझे उम्मीद है कि पुरानी वीडियो से आपने अपने नोट्स बनाए होंगे और उसे कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे। आज भी हम 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है, लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें सभी पार्टनर्स के, ओनली पार्टनर, पूरी फर्म के नहीं, पार्टनर को क्या मतलब उनकी कितनी कैपिटल है, उसमें उसका क्या इंटरेस्ट है, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर पार्टनर का कितना कितना हिस्सा आया है। इस चीज के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है कि प्रत्येक साझेदार को कितना कितना लाभ में हिस्सा मिला है। इस खाते को इसलिए ही बनाते हैं कि सबका अलग अलग, पूरी फर्म के बनाने के लिए तो पी एंड एल अकाउंट बन गया, पूरी फर्म का लाभ हानि निकालने के लिए पी एंड एल अकाउंट बन गया, लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर एक पार्टनर को कितना हिस्सा मिला है ये ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है, ख्याति की कोई दो विशेषताएं। ख्याति गुडविल। गुडविल क्या है? पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर बने रहे, इसे ही गुडविल कहते हैं। एक फर्म की नेम एंड फेम को गुडविल कहते हैं। वो कोई भी चीज जिसकी वजह से आप अपने सेम कॉम्पिटिटर से ज्यादा अर्न कर रहे हो, उसे ही गुडविल कहते हैं। तो गुडविल कैसे कहते हैं पता है। और गुडविल की विशेषता है, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, अमूर्त संपत्ति, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है, एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता ये है मतलब मानसिक रूप से भी वर्क, अगर आपने कोई काम करा है, मानसिक क्रिया का भी प्रतिफल है। इट मीन्स आपने अच्छी प्लानिंग करी है, आपने अच्छा डेकोरेशन किया है, आप आपके प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटी है, मतलब आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपने सही जगह चुनी है, आपकी प्रबंध कुशलता अच्छी है, ये सारी चीजें विशेषताएं हैं ख्याति की, और उसकी वजह से आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी बनी हुई है। उसके बाद है त्याग अनुपात, किसे कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब कोई पार्टनर फर्म में आता है तो उसके लिए विद्यमान साझेदार, मतलब जो ऑलरेडी हैं पार्टनर, वो उसके हिस्से में जो अपने हिस्से का त्याग करते हैं, उसके लिए जो अनुपात निकाला जाता है कि कितना हिस्सा उन्होंने त्याग किया, उसे ही त्याग अनुपात कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब कि जब कोई फर्म में आएगा न्यू पार्टनर, तो पुराने पार्टनर उसे अपना कुछ ना कुछ हिस्सा देंगे, तभी तो वो आएगा ना प्रॉफिट के लिए। और वो कितना हिस्सा देंगे, इस चीज के लिए जो रेशियो एनालिसिस किया जाता है, उसे ही त्याग अनुपात कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए बी सी, ये पहले 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट। कोई डी आ गया तो भाई ये भी कुछ देगा, ये कुछ देगा, ये कुछ देगा, तभी तो डी को नया कुछ मिलेगा। तो ये जो अपना हिस्सा जो ये देंगे न्यू पार्टनर को, उसे ही त्याग अनुपात कहते हैं। उसके बाद है फर्म के समापन की किन्हीं 2 दशाओं का उल्लेख। फर्म का समापन किन किन दशाओं में हो जाता है? आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी फर्म का समापन। अब इसमें ये नहीं पूछा कि फर्म का समापन होता क्या है, इसमें कंडीशन पूछिए। नंबर 1, टाइम कंप्लीट हो गया हो, ऐच्छिक समापन। जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर ये पहले से ही डिसाइड करते हैं कि जब मर्जी होगा हम अपनी फर्म को डिसोल्यूशन कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो उसे ऐच्छिक समापन कहते हैं। दूसरी, अवैध समापन या अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन में कब कब होगा कि कंपलसरी होना ही होना है? जब कोई इलीगल बिजनेस करता हुआ पाया गया, जब किसी एनिमी कंट्री के किसी पर्सन के साथ आपने पार्टनरशिप कर ली हो, या एक के अलावा बाकी सब इंसॉल्वेंट हो गया हो। तो 2 दशाएं कौन कौन सी हो जाएगी? अनिवार्य समापन, ऐच्छिक समापन और अवैध समापन, या न्यायालय के पक्ष में समापन। जब न्यायालय को लगेगा कि हाँ ये फर्म लॉस में जा रही है, अब इसको खत्म कर देना चाहिए, तो भी फर्म खत्म हो जाती है। अवैध, अनिवार्य, ऐच्छिक, न्यायालय द्वारा समापन, ये इसकी दशाएं हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है अंश प्रीमियम खाते को समझाइए। लास्ट वीडियो में भी था ये क्वेश्चन, ये मैं ईयर वाइज करा रही हूँ इसलिए क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं।
आप ये मत समझिएगा कि मैम एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रही है। जैसे एग्जाम में रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, तो ये ईयर वाइज हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे दोबारा मत करिएगा, ठीक है। अंश प्रीमियम खाते को समझाइए। शेयर जो होते हैं अंश, वो 3 टाइप से इशू होते हैं। एट पार सम मूल्य पर, एट प्रीमियम अधिमूल्य पर, और एट डिस्काउंट बट्टे पर कम मूल्य पर। तो जब अंश उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर इशू किए जाते हैं तो उसे अंशों का प्रीमियम खाता बनाते हैं। मतलब अंशों का निर्गमन प्रीमियम द्वारा कहलाता है कि 100 रुपए का शेयर है और वो 120 रुपए में निर्गमित किया गया है इशू। इसी प्रोसेस को अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है और इसके लिए जो खाता बनाया जाता है इसे अंश प्रीमियम खाता कहते हैं। नेक्स्ट है अशोधनीय ऋण पत्रों से आपका क्या आशय है। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने आपको, ऋण पत्रों के प्रकार की मेरी एक पुरानी वीडियो है, उसे आप देखेंगे, उसमें आपको सारे टाइप्स पता चल जाएंगे। तो अशोधनीय ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जिसका कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान नहीं करती है, बस उसको टाइम टू टाइम ब्याज देती रहती है और उसकी मतलब जो होल मनी है प्रिंसिपल उसको पेड नहीं करती, उसे अशोधनीय। सिंपल डेफिनेशन ये लिखनी है कि वो ऋण पत्र मतलब ये आएगा किस टाइप में, शोधन के आधार पर। जैसे ऋण पत्र परिवर्तनशीलता के आधार पर कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, सुरक्षा के आधार पर सुरक्षित असुरक्षित, ऐसे ही ये बनेगा शोधन के आधार पर शोधनशील और अशोधनशील। तो अशोधनशील या अशोधनीय ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जिनका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है। अनुपात विश्लेषण पार्थित या अभिदत्त पूंजी से क्या आशय है। पार्थित का मतलब होता है सब्सक्राइब कैपिटल, अभिदत्त की अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जिसे जनता क्रय कर लेती है उसे अभिदत्त या पार्थित पूंजी कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। दूसरे तरह से आप लिखोगे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल जो होती है अधिकृत पूंजी, उसका वो हिस्सा। मान लीजिए कंपनी ने 100 शेयर इशू किए, उसमें से हमने 80 शेयर्स परचेस कर लिए, जनता ने 80 शेयर्स खरीदिए, तो ये 80 शेयर्स जो होगा वो होगा सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। तो अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जिसे जनता क्रय कर लेती है उसे बोलते हैं अभिदत्त या पार्थित पूंजी। अनुपात विश्लेषण से क्या समझते हैं। अनुपात विश्लेषण रेशो एनालिसिस, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच अंक गणितीय संबंध को अनुपात विश्लेषण कहते हैं। मतलब कि किन्हीं दो नंबर के बीच में, चाहे दर के हिसाब से, चाहे प्रतिशत के आधार पर, चाहे गुना के आधार पर, कि मतलब इसका ये कितना गुना है, ये इसका इनके बीच में रेशियो, इनके बीच में अनुपात निकालना ही अनुपात विश्लेषण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास चालू संपत्ति करंट एसेट है 2 लाख, कितनी है करंट एसेट 2 लाख, और करंट लायबिलिटी है 1 लाख, तो इनका रेशियो क्या हो गया 2:1, 2:1। तो किसी भी दो संख्याओं के बीच अंक गणितीय संबंध को अनुपात विश्लेषण कहते हैं। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं चालू अनुपात का, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, और इसका आदर्श अनुपात है 2:1। उसके बाद है तरल अनुपात। चालू अनुपात के बाद ही बनता है तरल अनुपात। तरल अनुपात को अम्लीय अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो और द्रवित रेशियो भी कहते हैं। द्रवित अनुपात, अम्लीय अनुपात और लिक्विडिटी रेशियो। जब चालू संपत्तियों में से पूर्वदत्त व्यय और स्टॉक को माइनस कर दिया जाता है तो बन जाता है तरल संपत्ति। क्या बन जाती है तरल संपत्ति। मतलब चालू संपत्ति आपने पुरानी वीडियो में देखी होगी, पिछली वीडियो में, चालू संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसका प्रयोग हम 12 माह के अंतर्गत करते हैं। उसमें से जब आप प्रीपेड पूर्वदत्त व्यय और स्टॉक को माइनस कर देंगे तो आपका बन जाएगा तरल संपत्ति। चालू संपत्ति में से पूर्वदत्त व्यय और स्टॉक को माइनस करके बन जाता है तरल संपत्ति। तरल संपत्ति और चालू दायित्व, तरल संपत्ति और चालू दायित्व के अनुपात को क्या बोलते हैं तरल अनुपात। क्या बोलते हैं तरल अनुपात। सिंपल सी डेफिनेशन,
तरल संपत्ति एवं चालू दायित्व के अनुपात को तरल अनुपात कहते हैं। इसका आदर्श अनुपात 1:1 है, 1:1। ठीक है। और तरल संपत्ति क्या होती है? चालू संपत्ति में से जब पूर्वदत्त व्यय और स्टॉक को घटा दिया जाता है तो इसे आपको तरल संपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय क्रियाओं से क्या आशय है? वित्तीय क्रियाएं मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कंपनी में फाइनेंस संबंधित क्रियाओं के लिए की जाती हैं, जैसे शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, शेयर्स और डिवेंचर का भुगतान करना। मतलब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने पढ़ा है निवेश संबंधी क्रियाएं, परिचालन संबंधी क्रियाएं और वित्तीय संबंधी क्रियाएं। तो वित्तीय संबंधी क्रियाएं वो होती हैं जो व्यवसाय में कुल पूंजी का निर्धारित करती है कि पूंजी को जमा करने के लिए, पूंजी लाने के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं वित्तीय क्रियाओं में। ये 10 के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे अच्छे से लिखेंगे, 2-2 लाइन, 4-4 लाइन में, मिनिमम 4 लाइन आपको होनी ही चाहिए और इसे लर्न करेंगे, जिससे कि आप इजिली एग्जाम में जो भी वेरी शॉर्ट, अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए जितने मैंने आपको करा दिए हैं वेरी शॉर्ट के, तो आपका एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा और आपको अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे आप। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक